इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको तंबाकू की खेती पढ़ा रहे थे और इसमें बहुत कुछ बता चुके हैं। इसके पहले हमने पौध क्यारियों का निर्माण, नर्सरी बनाना और साथ में सावधानियां उसके लिए क्या रखते हैं, ये सब बता चुके हैं। आज हम आपको बुआई के समय यानी टाइम ऑफ सोइंग बताएंगे। तो देखिए, जहाँ तक इसकी बुआई का समय है तंबाकू की, तो ये बुआई जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में सभी प्रकार की तंबाकू बोई जा सकती है और दिसंबर के महीने में केवल हुक्का वाली तंबाकू बोई जाती है और फरवरी मार्च में भी हुक्का वाली तंबाकू बो सकते हैं। तो आपने समझ लिया बुआई के समय। एक बात और समझिए, देखिए, सिगरेट तंबाकू उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में बीज अगस्त अथवा सितंबर में बोया जाता है। बीड़ी तंबाकू उत्पन्न करने वाले निपानी क्षेत्र में बीज जुलाई के प्रथम सप्ताह में बो दिया जाता है। हुक्का तंबाकू का बीज देसी या विलायती दोनों ही मध्य नवंबर के में लेकर के और मध्य दिसंबर तक बोया जा सकता है। सिगार तथा खाने वाली तंबाकू के बीज अक्टूबर में बोते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसके बोने का समय समझ लिया। अब खेत में पौधों की रोपाई देखिए, ट्रांसप्लांटिंग कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिए। जब पौधों की आयु 40 से 50 दिन की हो तो उन्हें उखाड़कर तैयार खेत में लगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के तंबाकू के पौधों को अंतरण यानी उसका जो डिस्टेंस है, तो वो जो है आप जानते हैं, ये डिस्टेंस सबका अलग अलग है। अतः अलग अलग वैरायटी, अलग अलग किस्म की तंबाकू के लिए डिस्टेंस ध्यान रखना चाहिए, जो हम बता रहे हैं आपको। ध्यान सुनिए। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। रोपाई के लिए खेत समतल होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पानी समतल रूप से समान रूप से फैल जाए, और गड्ढा होगा तो एक जगह भर जाएगा। पानी एक स्थान पर रुक जाने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पैदावार में कमी हो जाती है। इसीलिए तो खेत का समतल होना जरूरी है। अब देखिए, इसकी दूरी देखिए, अलग अलग की है, बता रहा हूँ मैं। सिगरेट तंबाकू की 90 गुणे 75। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले जो मैं बोल रहा हूँ और उसकी दूरी भी अधिक है, वो पंख से पंख की दूरी है, यानी पंख से पंख की दूरी 90 सेंटीमीटर हो गई। और जो बाद में बोल रहा हूँ कम है, वो पौधे से पौधे की दूरी है, तो इसका मतलब 75 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी हो गई। इसी तरह से बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। बीड़ी तंबाकू 90 गुणे 90, इसका मतलब दोनों ही 90 है, चाहे वो पंख से हो चाहे पौधे से पौधे के हो। और अब आप हुक्का तंबाकू देखिए, तो पहले तो आप देसी तंबाकू देखिएगा। हुक्का तंबाकू में से 45 गुणे 22 सेंटीमीटर, विलायती तंबाकू 30 गुणे 15 सेंटीमीटर, सराय मीरान तंबाकू 45 गुणे 45 सेंटीमीटर। अब खाने वाली तंबाकू देखिए, खाने वाली में पहले देसी तंबाकू देखिए 90 गुणे 90, विलायती देखिए, विलायती तंबाकू 45 गुणे 45। अब आप चुरुट तंबाकू देखिए, चुरुट के लिए 90 गुणे 75 सेंटीमीटर। सूंघने वाली तंबाकू यानी स्नफ 75 गुणे 60 सेंटीमीटर। और फिर आप अंत में सिगार तंबाकू देखिए, ये 50 गुणे 30 सेंटीमीटर है। अब आप खाद एवं उर्वरक देखिए, यानी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के लिए आप ध्यान से समझिए। देखिए, उसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि मैन्योर जो देंगे वो ठीक हिसाब से दे, न कम रहे न ज़्यादा रहे। फर्टिलाइजर पर तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, मैन्योर तो चल भी सकता है। और यदि इसमें किसी प्रकार की कमी आ गई तो फिर उपज में भी भारी असर पड़ जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए
सिगरेट तंबाकू का, इसको भी हम क्रमशः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बताएंगे और प्रति हेक्टेयर बताएंगे। तो सिगरेट 20 से 25, इसका मतलब हुआ कि 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, और इसके साथ में 50-50, इसका मतलब हुआ 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दे देते हैं। हुक्का में देखिए 150, 20, 30, इसका मतलब 150 केजी नाइट्रोजन, 20 केजी फास्फोरस, 30 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर। इसी प्रकार बीड़ी व अन्य किस्मों के लिए देखिए 100 से 150, यानी नाइट्रोजन 100 से 150 हो गया किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और उसके बाद 30-30, इसका मतलब 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर। अब एक बात और समझिए, सिगरेट तंबाकू में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम दी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देने से तंबाकू में निकोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जो एक प्रकार का दोष कहा जाता है। इसी प्रकार जीवांश की मात्रा अधिक होने पर पत्तियों के गुण में दोष आ जाता है, जलते समय अधिक धुआं देती है। नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट या सोडियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट उर्वरकों में से ही प्रदान करना चाहिए, जो हमने उर्वरक बताए हैं। इसका मतलब क्योंकि पौधे नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। पोटास सोडियम क्लोराइड से न दे करके पोटेशियम सल्फेट से देना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड में उपस्थित क्लोरीन के कारण पत्तियां मोटी तथा शीघ्र टूटने वाली हो जाती हैं, और साथ ही ऐसी पत्तियां समान रूप से जलती नहीं हैं। फास्फेटिक व पोटेशिक उर्वरकों के प्रयोग से पत्तियों के गुणों में विशेषकर जलने वाले गुण में वृद्धि होती है। फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में देना चाहिए। बीड़ी हुक्का व अन्य किस्मों में नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा तथा फास्फोरस और पोटास की पूर्ण मात्रा रोपाई से पूर्व प्रयोग करना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर, अर्थात 1/3 भाग रोपाई के समय 1 माह बाद तथा शेष 1/3 भाग जो है रोपाई के 2 माह बाद टॉप ड्रेसिंग रूप में देना चाहिए। टॉप ड्रेसिंग जानते हैं ना, खड़ी फसल में खाद देने को टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। अब आप सिंचाई जल निकास समझ लीजिए, फिर प्रश्न लिखिए। देखिए, सिंचाई के लिए जहाँ तक बात है, इरिगेशन ड्रेनेज के लिए तंबाकू की फसल पर खारे पानी का अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हो जाती है। रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। साधारणतः सिंचाई की संख्या बोने का समय, मृदा की किस्म व जलवायु पर निर्भर करती है। आवश्यकता अनुसार 7 से 10 दिन में अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई सदैव 50% नमी जल की उपलब्धता पर ही करनी चाहिए। सिंचाई सदैव हल्की करनी चाहिए। फसल के परिपक्व होने तक 8-10 सिंचाइयों की आवश्यकता हो पड़ती है। फालतू पानी सदैव खेत में निकाल देना चाहिए, अन्यथा फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब आप जो है प्रश्न लिख लीजिए और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। लिखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में लिखिए, तंबाकू की खेती के लिए बुआई का समय तथा खेत में पौधे की रोपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, तंबाकू की खेती के लिए खाद तथा उर्वरक एवं सिंचाई तथा जल निकास और साथ में खरपतवार नियंत्रण यानी निराई गुड़ाई लिखिए।